मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, जिसको जो धर्म संस्थान है, जो जिसको कह रहे हैं, हमेशा बात आती है हमारे धर्म में संकट आ रहा है, हमारा धर्म दूषित होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा तो धर्म आप लोगों ने संकट में डाल दिया है, पानी। धर्म और क्या चीज है? आपने पानी को खत्म कर दिया, हमारी हवा जो प्राण वायु है आपने उसको मरने दिया। सबसे बड़ा धर्म संकट तो यही है। और धर्म है क्या? आप किस धर्म की बात कर रहे हो? एक आइडल, एक टेम्पल, वो धर्म नहीं है। हमारी जो जीवन यानी कि प्राण वायु है, हमारा पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, उसको ही आप बचा नहीं पा रहे, तो और किस चीज को बचाएंगे? कौन से मंदिरों और मस्जिदों को आप बचा के और लड़के ठीक करके आप पूरे क्या बोलते हैं समाज को कुछ दे सकेंगे? नमस्कार। नमस्कार। गंगा नदी के स्वास्थ्य पर चर्चा की जो ये सीरीज है, उसमें आज हम कानपुर पर फोकस करेंगे, क्योंकि कानपुर एक ऐसा स्थान है, महानगर है, और दुर्भाग्य ये है कि कानपुर में प्रवेश करने से पहले ही गंगा में काफी गंदगी आ जाती है, क्योंकि कन्नौज में काली और रामगंगा नदियां उत्तरांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ढेर सारी गंदगी कारखानों की और शहरों की लेके आती हैं। तो इसलिए जो बिठूर इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, वहां भी गंगा मैली है। फिर कानपुर में आती हैं तो कानपुर में गंगा जी से काफी पानी निकाल लिया जाता है शहर के पेयजल के लिए, और उसके बाद गंगा जी में तमाम ढेर सारे नालों के जरिए और इंडस्ट्रियल और जो सीवेज का वेस्टेज डाला जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज में क्रोमियम जो चमड़ा कारखानों का है वो बहुत खतरनाक है, और दुर्भाग्य है कि यही सारी गंदगी आगे फिर प्रयागराज तक जाती है, जहां हर साल या हर महीने में कई बार लोग जाते हैं बड़ी संख्या में गंगा जी के किनारे स्नान के लिए, आचमन के लिए। और अब तो एक महीने बाद वहां बहुत बड़ा कुंभ मेला लगने वाला है, जिसमें सरकार का कहना है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। तो इसलिए कानपुर में गंगा का जो प्रदूषण है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसकी सफाई की जाए। इसी विषय पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं रमा रौता जी, जो सेव गंगा कैंपेन यानी गंगा नदी को बचाने का जो अभियान है उसकी प्रमुख कर्ता धर्ता है। रमा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आप हमें बताएं कि गंगा जी की कानपुर में सेहत कैसी है? स्वस्थ हैं, बीमार हैं? और अगर बीमार हैं तो कौन उनको बीमार कर रहा है और उसके लिए क्या कोशिश हो रही है? त्रिपाठी जी, जैसा कि मैं जब मनमोहन सिंह जी के साथ में एनजीआरबीए में एज अ एक्सपर्ट मेंबर रही थी, तो हम लोग बाराबंकी और कानपुर हमारी पूरी टीम गई थी, जिसमें राजेंद्र सिंह, रवि चोपड़ा जी, कानपुर आईआईटी में प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ पर जब डिस्कशन हुआ और इसके बाद में हम देखने भी गए, तो कई ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग देखने गए जहाँ पर कि एक भी ट्रीटमेंट प्लांट चल नहीं रहा था। हम लोगों ने पता किया तो बोलते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट प्लांट आपने 30 mld का किया, लेकिन कूड़ा जो बढ़ते बढ़ते 50 mld का हो गया, 60 mld का हो गया। तो इस तरह से तो ट्रीटमेंट प्लांट कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और जो चमड़े का है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित, यानी कि अगर सरकार चाहे तो हमारी चेन्नई आईआईटी में इसका समाधान है। उन्होंने खोज किया है कि चमड़े को भी कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकारें, कोई भी सरकार हो, लेकिन गंगा के प्रति जो सबका
दिखाने का अलग है और करने का अलग है। हम लोगों ने कई चमड़ा उद्योगपतियों से भी बात किया, तो वो बोले कि हम ट्रीट करना चाहते हैं, हम अपना ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन हमें सरकार करने नहीं देती है। जो करता है उस पर भी उनके जो लोग हैं वो जाते हैं और एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा करप्शन ये है कि जब तक आप एक मोटे तौर पे क्या बोलते हैं कि छोटे से अधिकारी से लेके ऊपर तक सबको एक ब्राइब देनी होती है। तो वो कहते हैं अगर हमारा ब्राइब बंद कर दीजिए तो हम लोग अपना अपना साफ कर लेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में यही है कि कोई भी काम अगर करना चाहे और वो यही कहते हैं कि अगर हमने ट्रीट करना शुरू कर दिया तो हमारे रेट्स बढ़ जाएंगे, और अगर हमने रेट बढ़ा दिए तो फिर हमारा कोई भी सामान खरीदेगा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर जो जो मैंने देखा है, जो लोगों से बात की है, जैसा सोचा है, तो जब तक उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी कि भाई आपका ट्रीट करिए और जो ट्रीटेड वाटर है उसको नदी में ना डाल के बल्कि आप उसको यूज करिए, जैसा कि हम लोगों ने किया था कि रीयूज करिए। एक बार आपने पानी ले लिया तो इसके बाद में आप यूज एंड रीयूज, रिसाइकिल करिए, रीयूज करिए। तो जब तक हमारे यहाँ पॉलिसीज नहीं बनाई जाएंगी, जैसा कि वी मस्ट हैव अ लॉ प्रोटेक्टिंग रिवर राइट्स, नहीं, मैं हमारा आपने जो रमा जी, आपने जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क किया उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा, कुछ सवाल करना चाहूंगा आपसे। मैं भी नदियों के प्रदूषण पर स्टडी कर रहा था, तो मैं लखनऊ में ही भी गया था। गोमती नदी के ऊपर एक शराब मिल है, शराब का जो कारखाना है वो वहां मैं देखने गया। तो वहां उन्होंने मुझे जो बताया, उनके वर्कर्स ने, कि साहब ट्रीटमेंट प्लांट तो लग गया है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट चलाने का खर्चा इतना ज्यादा है कि एक तो वो चलाते नहीं या कभी कभी बिजली नहीं मिलती, एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा क्या है कि वो मिल करके पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों से उनकी सांठ-गांठ होती है और वो रात में अपना ज्यादातर वो गंदगी जो है वो रात में नाले से निकाल देते हैं, जबकि वो नमूना लेने वाले जो है वो दिन में जाते हैं। दूसरी बात जो आपने ये कही कि करप्शन है, कि अगर कोई ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो उसको भी रिश्वत देनी पड़ती है और उससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है, मतलब दोहरी कॉस्ट बढ़ती है, एक तो ट्रीटमेंट करने की, चलाने की, और दूसरे रिश्वतखोरी की। तो ये मैं मानूं कि जो भ्रष्टाचार ये एक बड़ा समस्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़ी समस्या है गंगा जी के सफाई के जो काम में। तो हमारा तो यही कहना है कि विदाउट हैविंग ए लॉ प्रोटेक्शन रिवर राइट कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक हमारे पास हम लोगों के भी हाथ बंधे हुए होते हैं, जब तक हमारे पास लॉ प्रोटेक्शन रिवर राइट्स नहीं होंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी के अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। आप कितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर लीजिए, कितनी भी गवर्नमेंट आती है चली जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने लिख कर भी दिया था कि पॉलिसी ऑफ जीरो डिस्चार्ज इनटू रिवर, पॉलिसी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट एनवायरमेंट फ्लो इन रिवर एंड पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एक्टिव फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर। ये जब तक हमें हाँ, नहीं, आपने 3 बातें आपने कही, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने राइट वाली बात की, तो ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वो इंटरप्रेट किया है, उसमें ये कहा है कि जो स्वच्छ पर्यावरण ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो जीने का अधिकार है, उस जीने के अधिकार में एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चाहे हवा हो और चाहे पानी हो, ये जितने भी जीवन के 5 तत्व है हमारे, आकाश, हवा, पानी और मिट्टी और जो अग्नि, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये फंडामेंटल राइट टू ह्यूमन लाइफ के उसमें भी आ सकता है,
लेकिन जी इसके लिए कितने लोगों ने अभी तक लड़ाई किया है या अवेयरनेस किया है या कोर्ट तक गए हैं या हम लोगों का सुनवाई वो जब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ करने के लिए तैयार ना हो। और हमारी गवर्नमेंट जो है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन गंगा का हालत 20,000 करोड़ रुपया 2014 में पास किया था और इन्होंने नहीं किया। हम लोगों ने 2000 क्या बोलते हैं करोड़ रुपए निकाला था कि वृक्षारोपण करके, जैसा कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अभी थोड़े दिन पहले यूएसए का ट्रिप करने गई थी, तो वहां भी गाड़ियां हैं, वहां भी पोल्यूशन है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपना पोल्यूशन रोक रखा है। यानी कि एयर और वाटर दोनों का संरक्षण कैसे करा है? सिर्फ पेड़ लगा के किया है। उनका पानी स्वच्छ हुआ है पेड़ों से, और उनके पास पानी है झीलों में और स्वच्छ रखा है। कोई भी झील में जा नहीं सकता है, कोई कूड़ा नहीं डाल सकता है, और इतने यानी रिवर या वाटर बॉडीज राइट है वहां पर। आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते, और हवा उनकी इतनी शुद्ध है कि आपको स्काई जो है क्लीन दिखता है। तो ये सब जो, जब हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें ये भी करना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज ने कैसे अपनी एयर और वाटर क्लीन करके रखा हुआ है। हम वहां पर एक्वागार्ड नहीं लगाते हैं, हम नल का पानी सीधे पीते हैं। तो ये सब क्या है? हाँ। वो तो मुझे याद आ रहा नहीं, मैं स्विट्जरलैंड गया था, जेनेवा। तो यहाँ की आदत पड़ी थी, मैं होटल से बाहर निकला, एक छोटी सी दुकान, मैंने सोचा कि होटल में पानी महंगा मिलता है बोतल का, तो थोड़ा बाजार से खरीद लेते हैं, सस्ती पड़ेगी। तो मैंने जब उससे कहा कि भाई मुझे पानी चाहिए, तो वो मेरे तरफ आश्चर्य करने लगा कि आप पानी की बोतल क्यों रहे हैं, आप मिनरल वाटर लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए, कुछ और लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई पीने के लिए। तो कहा कि साहब हमारे यहाँ तो पानी इतना साफ है कि जो पब्लिक टॉयलेट है वहां के नल का पानी आप पी सकते हैं ना, आपको पानी की बोतल खरीदने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, तो वहां पे है ड्रिंकिंग वाटर के नल है, तो वो लोग पी सकते हैं, हम लोग पी सकते हैं उनको। नहीं नहीं, तो वही मैं ये कह रहा हूँ कि यही मैं वो अपने, नहीं तो वो तो तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। देखिए दो चीजें हो गई, एक गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, और एक म्युनिसिपल बॉडीज। वहां के म्युनिसिपल बॉडीज भी इतनी स्ट्रांग है कि वो ये सारी चीजें मेंटेन करती है। अब लेकिन एक चीज मुझे बताइए आप, हमारे यहाँ तो इस समय प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि गंगा जी मेरी माँ है और गंगा जी ने मुझे बुलाया बनारस में। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब भारतीय संस्कृति सभ्यता जिसमें गंगा जी को इतना बड़ा स्थान है, पूज्य है, तो इनके चलते भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा? मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, जिसको जो धर्म संस्थान है, जो जिसको कह रहे हैं, हमेशा बात आती है हमारे धर्म में संकट आ रहा है, हमारा धर्म दूषित होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा तो धर्म आप लोगों ने संकट में डाल दिया है, पानी। धर्म और क्या चीज है? आपने पानी को खत्म कर दिया, हमारी हवा जो प्राण वायु है आपने उसको मरने दिया। सबसे बड़ा धर्म संकट तो यही है। और धर्म है क्या? आप किस धर्म की बात कर रहे हो? एक आइडल, एक टेम्पल, वो धर्म नहीं है। हमारी जो जीवन यानी कि प्राण वायु है, हमारा पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, उसको ही आप बचा नहीं पा रहे, तो और किस चीज को बचाएंगे? कौन से मंदिरों और मस्जिदों को आप बचा के और लड़के ठीक करके आप पूरे क्या बोलते हैं समाज को कुछ दे? समाज तो, और जो इंसान है, जो हमारी धरती है, धरती को माँ बोलते हैं, गाय को माँ बोलते हैं, और नदियों को माँ बोलते हैं। बाहर माँ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं। पर हमारे यहाँ धरती को भी आप देखिए कितनी प्रदूषित कर दिया गया है, उसमें कितना पेस्टिसाइड डाल डाल के वो सारा नदियों में आ रहा है। और नारी को बोलते हैं कि माँ, तो क्या हमारे देश में नारी की सुरक्षा है? वो आपको भी अच्छी तरह से पता होगा। और यही हालत जो है हमारी, भारत की कोई भी नदी स्वच्छ नहीं है। सिर्फ कोरोना पीरियड में इतनी स्वच्छ नदियां हो गई थी कि, और अभी मुझे लगता है कि अगर नदियों को बचाना है तो शायद भारत में ऐसे ही वायरस को छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि लोग अंदर बंद हो जाए।
आपने क्रोमियम वाली बात उठाई, कानपुर के चमड़ा कारखानों की। वहां मैं गया था तो वहां एक और बात आई निवर के कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी कि सब लोग अपना जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट चमड़ा कारखानों का, वो एक कॉमन फैसिलिटी में पहुंचा देंगे और वहां उसकी सफाई होगी। लेकिन वो जो कॉमन फैसिलिटी का है, सफाई वाला जो प्लांट है, वही नहीं काम करता। तो नतीजा ये है कि वो सीधे सीधे क्रोमियम जाके गांव में, तालाबों में और सब भरा हुआ है और वो पूरा बर्बाद कर रहा है यानी लोगों वो का। हमारे खेतों में जाता है, खेतों से हमारे पेट में आता है। जी, खेतों से हमारे पेट में आता है। आज देखिए कि मैं देख रही हूँ कैंसर के इंस्टीट्यूट्स नहीं है। सारे सारे देश के लोग ये मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट में आते हैं अपना कैंसर का इलाज करने। मैं ओडिशा में जाकर देख के आई, मैं वेस्ट बंगाल में देखी हूँ। इतनी बुरी तरह से कैंसर फैल रहा है, फिर भी हमारी सरकारें जो है सो रही हैं। नहीं तो हमारी सरकारें और हम दोनों मिलके दोनों ही सो रहे हैं। ये सो सारे नहीं काम है मैडम, हमारी सो नहीं है। हम शिक्षा कैंसर बढ़ाने संस्थान वाला और काम करें। धर्म संस्थानों का है कि अवेयरनेस फैलाना। और धर्म संस्थान का मैंने तो देखा हरिद्वार और ऋषिकेश में 120 मठ को हम चिन्हित किए थे कि इनका, और जाकर देखे भी थे कि उनका पूरा मलमूत्र सब गंगा में जाता है और रात में वो आरती करते हैं। तो ये आरती करने का ये क्या पाखंड नहीं है? आप नहीं गंगा नहीं, को मां बिल्कुल मानते हो बिल्कुल। और बहुत आसानी से वो सारा मलमूत्र स्वच्छ कर सकते हैं। हम लोगों ने उनको प्रोजेक्ट भी दिया था, प्लांट बेस्ड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लांट बेस्ड मैनेजमेंट। लेकिन इन लोगों ने किया ही नहीं। शांति कुंज में एनबीआरआई के साथ मिलके हमने एक प्रोजेक्ट भी चलाया था, परंतु मैंने कुछ लोगों से बात किया पर्यावरण मंत्रालय में, तो एक डायरेक्टर ने मुझे कहा कि रमा जी ये प्रोजेक्ट आपका नहीं चलेगा, जब तक मनमोहन सिंह जी हैं आपको करा देंगे, इसके बाद में इसको बंद कर दिया जाएगा। हमने कहा भाई क्यों बंद कर दिया जाएगा भाई, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत सस्ता है, 10 या 20 लाख में 3 MLD का प्रोजेक्ट है और साफ कर देगा। और ये तो प्लांट है, ऐसे प्लांट्स हैं कि जो कि बढ़ते जाएंगे तो 5 MLD भी आ जाएगा, तो वो उसको भी साफ कर देगा। और ये शांति कुंज में लगाया गया था एनबीआरआई और हम लोगों ने मिलके। तो ये डायरेक्टर ने मुझे ये बोला कि ऋषिकेश में 3 MLD का एक प्लांट लगा हुआ है, उसका 20 लाख रुपए आता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्च। इसमें आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसमें कोई भी इंजीनियरिंग नहीं है। हमें 8 साल में उस मशीन को पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर का फायदा होता है। यहाँ आपको सिर्फ माली की जरूरत है, यहाँ आपको जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे में ना तो पर्यावरण विभाग को कोई फायदा है, ना ही कॉरपोरेशन को फायदा है, ना किसी को फायदा है। वो प्लांट लग गया, आपका एमएलडी साफ हो जाएगा और ये प्लांट बेस्ड मैनेजमेंट काम करता है। इसका सबूत है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, जो 14,000 एकड़ हेक्टेयर में था, आज उसको सिर्फ 4,000 हेक्टेयर में कर दिया गया है। और उसको प्राइम लोकेशन बना के बिल्डर्स ने सारा कोशिश कर रहे हैं कि इवन स्वेज जो है उसमें नहीं जाए। वो राम सार साइट में है इसलिए थोड़ा बचा हुआ है, अदरवाइज वो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो किसी अंग्रेज ने बनाया था, पूरे कोलकाता का जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाता है और उस ट्रीटेड वाटर से उसमें मछलियां होती हैं और उसी ट्रीटेड वाटर से कितना उनका एग्रीकल्चर का काम होता है, जो कि 30% और 40% पूरे कोलकाता को उनका मछली सप्लाई होता है, वेजिटेशन सप्लाई होता है। तो ऐसी चीजों को क्योंकि और उसको भी अब खत्म करने की कोशिश पूरी की जा रही है। हम लोगों ने ममता बनर्जी को, उसके पहले और मिनिस्टर्स को, सबको लिखा हुआ था कि भाई इसको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। नीरी ने हमारे साथ प्रोजेक्ट बनाया, उसको पास नहीं होने दिया। तो आप बताइए कि हम लोग इतने ट्राई किए हैं कि वो आज भी पूरे भारत के लिए अगर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जैसा
हो जाए, और ये दुनिया में करके रखा है। ऐसे वेजिटेशंस तो हमने वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखे हैं कि उनका जो आज प्रदूषण मुक्त हो गए हैं, मतलब यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इतने उन्होंने पेड़ लगाए हैं कि आज स्काई क्लीन दिखता है, पानी उनका क्लीन है। उन्होंने तो अभी 1000 यूएसए में ही 1000 डैम जो है वो डिकमीशन कर दिए। जो जब आपके ऊपर सबसे बड़ी आफत आ रही है कि आपको अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, आपको अच्छी हवा नहीं मिल रही है, तो फिर आपका क्या मतलब, आप कैसे जिंदा रहेंगे? आपने तो हमारे 5 तत्व खत्म कर दिए। आपको इतना नॉलेज है इस विषय पे, थोड़ा मुझे ये समझाइए कि जो गंगोत्री से आगे हम आते हैं भागीरथी, वो तो एक अलग सवाल है कि गौमुख जो है वो ग्लेशियर पिघलता जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन जो भी भागीरथी और अलकनंदा और मंदाकिनी ये सब जो नदियां आती हैं, किस तरह से वहां उत्तराखंड में तमाम बांध बना करके किस तरह से विनाश किया जा रहा है पर्यावरण का, थोड़ा उस पर आप रोशनी डालना चाहेंगे? ये देखिए, जो गंगा का सबसे बड़ा क्या है कि काली फाग उस नदी में होता है, एक वायरस। हाँ, बैक्टीरियोफाज। काली फाग, जिसके कारण गंगा हमारी दुनिया की और नदियों से 20 गुना ज्यादा उसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्रोटेक्शन का एक वो है, वो अपने आप को स्वच्छ करती है। इतना क्षमता दूसरी नदियों में नहीं है। तो इसका बांध बनने से उसकी सिल्ट जो है वो इकट्ठा हो जाती है और उसको बांध लिया जाता है। अगर वो सिल्ट जो है वो पूरे क्या बोलते हैं उपजाऊ जमीनों में जाती रहे, एनवायरमेंटल फ्लो होता रहे, तो एक अच्छी खेती होगी, अच्छा पानी है, वो खुद ही अपने आप को साफ कर लेगी, किसी को जरूरत नहीं है स्वच्छ करने की। गंगा नदी में तो हम लोगों ने यही कहा है कि जीरो डिस्चार्ज, गंगा नदी में नहीं सारी नदियों में होना चाहिए जीरो डिस्चार्ज। नदियों को साफ करने की जरूरत नहीं है, आप उनको बहने दीजिए और आप उनको रहने दीजिए। मतलब कि आप उसको ना तो छेड़े ज्यादा, आप अगर आपको बांध बनाने भी हैं तो छोटे छोटे से बांध बनाइए। ये आपने जो उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े बांध बना के रखे हैं, अगर कभी भी कास्केट इफेक्ट हुआ तो आधा भारत खत्म हो जाएगा, आधा उत्तर भारत। अगर वहां अगर बांध टूटे, टेहरी बांध जैसे अगर वो टूटते हैं किसी वजह से, नहीं नहीं, कास्केट तो इफेक्ट होगा क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है। हम लोगों ने तो डिमांड किया था कि ग्लेशियर से 135 किलोमीटर तक, ग्लेशियर से 135 किलोमीटर तक इसे नो गो एरिया कर दिया जाए। हाँ, तो सिर्फ एक ही आपने डिमांड किया था कि नो गो एरिया कर दिया जाए, नो गो यानी वहां कोई जाए नहीं, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उससे भी बहुत भारी प्रदूषण हो रहा है, मोटर कारें नो जा रही नो हैं लोग। नो गो एरिया का अर्थ ये नहीं है कि साधु लोग नहीं जा सकते, जो पैदल जाते हैं वो जाए, नहीं नहीं, ये लेकिन भारी हाँ, वाहनों पर। मशीन और ये क्या बोलते हैं आपके होटल और इस तरह की कोई भी चीजें नहीं हो, इको फ्रेंडली है वो चलेगा। तो नहीं, लेकिन लेकिन एक सेकेंड, अभी तो वहां सरकार जो है हमारी इस बात पे लगी हुई है कि सड़कों का चौड़ी करके और 4 लेन ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, ताकि वहां वहां तो इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, हजारों लाखों गाड़ियां जा रही हैं, वो तो सरकार फैसिलिटेट कर रही है कि वहां बड़ी तादाद में लोग मोटर कारें लेके जाएं, और होटल बहुत बड़े बड़े बने, बद्रीनाथ तक में होटल बन गए हैं 5 स्टार। देखिए, ये हम लोगों ने डिमांड करी थी कि ये देवभूमि है, तपोभूमि है, इसे रहने दीजिए तपोभूमि, ये टूरिस्ट प्लेस उसको मत बनाइए। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है कि उसको देवभूमि और तपोभूमि नहीं रह गई है। आज हमारे जो तपस्या करने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे ही चले जाते, रिसर्चर्स जाते थे, लोग बैठ के अपनी आत्मशुद्धि करते थे, जिनको लिबरेशन चाहिए, साल्वेशन चाहिए। आज हमारी धरती पे सबसे बड़ा वही था कि दुनिया के लोग आते थे, अभी वो आ नहीं सकते क्योंकि इतना प्रदूषण वहां फैला दिया है, इतना गंदगी फैला दी। जितने भी टूरिस्ट जाते हैं बॉटल्स भर भर के लेके जाते हैं और वहां फेंकते हैं, खाने का सामान फेंकते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है।
और कारण ये है कि वो इतनी सेंसिटिव जोन है कि अगर आपने थोड़ा सा भी, आपको पता है, होगा, जरूर होगा, कि 20,000 टन से ज्यादा उसमें डायनामाइट डाला गया है, जिसके कारण ये जो टॉडलर हैं, ये हमारे जो पहाड़ हैं, ये बच्चे हैं। हिमालय जो है बहुत छोटा बच्चा है, टॉडलर बोलते हैं हम लोग उसको इन लोगों ने 20-20 हजार टन का वो जो डायनामाइट डाल डाल के चौड़ी सड़कें की है, या उससे भी ज्यादा डाला गया है। 20,000 तो बहुत पहले का था, अभी तो जो कितना हजारों टन डाला गया, जिससे कि पहाड़ जो है, रोज हर बार सुनने में आता है कि यहाँ से पहाड़ दरक गए, वहां से पहाड़ दरक गए, और धरती पहाड़ डायनामाइट से जो सड़कें बना रहे हैं पहाड़ों को तोड़ के, वो दरक जाते हैं, और उनमें पानी जब जाता है तो फिर वो बड़ा भारी उसमें लैंडस्लाइड होती है, और उससे तमाम लोगों की जानें जाती हैं। लैंडस्लाइड बढ़ गया है, क्लाउड बर्स्ट बढ़ गया है, और यहाँ तक कि नीचे की धरती भी फट रही है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में मैं हर बार सुनती हूँ, तो 2013 का देख लीजिए। तो ये जो सब हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रमा जी, ये लॉ देखिए, कहता है, हिमालय 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 और नदी, इनका जब तक कि कोई प्रोटेक्शन के लिए लॉ नहीं तैयार किया जाएगा, और हम कोर्ट्स के साथ ही लड़ सकते हैं। सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, वोट लेने के लिए आते हैं, और किसी का भी धर्म बचाने का, धर्म कौन सा धर्म बचा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ धर्म के लोगों से, कि भाई सबसे बड़ा धर्म है हमारा 5 तत्वों को बचाओ, इंसान के जीवन को बचाओ, इस धरती को बचाओ, जिसको आप माँ कहते हो, उस नदियों को बचाओ। अरे वो लोग माँ नहीं कहते, लेकिन उन्होंने अपनी धरती को अपने लोगों के लिए बचा के रखा है। शुद्ध, हमारे बच्चे क्यों वापस नहीं आना चाहते? कि वहां का पर्यावरण अच्छा है, शुद्ध वायु है, शुद्ध खाना है, शुद्ध पानी है। मैं खुद रह के आई हूँ, मुझे यहाँ रहती हूँ तो मुझे अस्थमा अटैक आ जाता है साल में 2-3 बार, और मैं वहां 4 महीने रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लंग्स बिल्कुल क्लीन हो गए। अब आपको मैं क्या बताऊं, मेरा अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूं मैं। नहीं, मैं, आपने एक पॉइंट उठाया था कि गंगा जी में पानी का जो डिस्चार्ज है वो एक मिनिमम मेंटेन होना चाहिए, लेकिन हरिद्वार के बाद से इतने ज्यादा नहरें निकाल दी गई पहले तो, और वो नहरें पहले न केवल सिंचाई के लिए निकाली गई हैं, बल्कि उससे अब पानी जो एनसीआर के लिए और आगरा के लिए पानी निकाल करके और नहरों से उसको बेचा जा रहा है। तो नरोरा के बाद तो गंगा जी में गंगोत्री का या मंदाकिनी का कोई पानी आता ही नहीं, भगीरथी का। हरिद्वार से ही पानी नहीं है, वो तो नहर है, नहर में पानी जाता है, सब सारा कैनाल्स में पानी जाता है। पहले एग्रीकल्चर के लिए किया गया था। हम लोगों ने जब इसमें थे तो हम लोगों ने यही बात की थी कि वो जो कैनाल का पानी है वो शुद्ध पानी है, उसे पीने के लिए यूज किया जाना चाहिए, और जो गंगा का है ट्रीट करके उसे हम खेतों में दे सकते हैं, ट्रीट करके पानी को दिया जा सकता है। और ये जो कैनाल का पानी है वो तो बहुत ही शुद्ध पानी है, और उसे वो दिया जा रहा है, उसे रोकना चाहिए। और सब यही तो हम बात कर रहे हैं कि कम से कम 50% इन्वायरमेंटल फ्लो होना चाहिए नदियों में। गंगा नदी में कम से कम 50% के ऊपर बात हुई थी, लेकिन आज तक 50% के 30% भी नहीं मिलता है पानी, अगर जब इतना पानी नहीं हो। और अगर आप यमुना की बात हम करें आपसे, तो यमुना में दिल्ली के बाद जीरो जो है यमुनोत्री का पानी आता है, वो नाले का पानी है। आगरा में तो शुद्ध सीवर का पानी नहीं है। नहीं, वहां तो ये सब दिल्ली में या आगरा में नाले का पानी है, वो यमुना का पानी है ही नहीं, नाले का पानी है, वही मैं कह पूरा रहा हूँ, नाला है। सीवर का पानी पिला रहे हैं हम। हाँ, तो वो सीवर का पानी ही पीते हैं लोग, हमारे देश के लोग जो है, जो पानी पीते हैं वो शायद वेस्टर्न कंट्रीज में आपको जानवर भी नहीं पिएगा जो पानी हम लोग पी रहे हैं। नहीं, जानवर तो ज्यादा समझदार है। देखिए, जिस पानी में जिंदगी होती है वहां पशु पक्षी जानवर मछली सब वहां छोड़ के चले जाते हैं, वहां रहते ही नहीं है। नहीं, आप सरकारों को क्या इतना समझ में नहीं आ रहा, क्या समझते हैं कि अगर हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं, यानी कि
हम अपने आने वाली जनरेशन को खत्म करना चाहते हैं। आप शुद्ध पानी नहीं दे सकते, आप शुद्ध खाना नहीं दे सकते, आप शुद्ध क्या दे सकते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी हीरे जवाहरात आपको शुद्ध मिल जाएंगे, लेकिन शुद्ध पानी आपको नहीं मिलेगा। आपको 70 रुपए 80 रुपए खर्च करने पे एक बॉटल मिलेगी हमारे देश में। वो भी इंडस्ट्री में इतनी बेईमानी है कि पता नहीं वो शुद्ध होगा कि नहीं होगा। मैं वापस कानपुर आता हूँ रमा जी। जब वो कानपुर हम आते हैं, मैं कानपुर के अप स्ट्रीम में जाते हैं, तो मैं ये देख के दंग रह गया कि वहां भी गंगा जी का पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा है, मतलब। और उसके बाद कानपुर में और न केवल चमड़ा कारखाने, बहुत भारी मतलब गंगा जी कानपुर में है कहाँ? सब हाँ, वही सूखी हुई है, सीवेज का पानी आता है। सुएज तो का लेकिन पानी है। जी, लेकिन मैं उसके ऊपर जब गया तो देखा कि भाई कन्नौज के पास जो है वो रामगंगा और काली, ये जो दो नदियां हैं, इतनी ज्यादा गंदगी लाती हैं कि कन्नौज से ही गंगा प्रदूषित हो जाती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। कन्नौज जी में इत्र का और ये गुलाबों की खेती होती थी, हाँ, केवड़ा और गुलाब। जी आपको जी मैं देख के आई हूँ। जी तो जी हाँ, केवड़ा और गुलाब का खेती होती थी और वो नहर का पानी लेते थे। जी जब से वहां कन्नौज में एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, ट्रीटमेंट हाँ प्लांट, तो हाँ। उन्होंने ये कहा था कि ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीट करके आपको पानी दिया जाएगा। और इसके बाद में वो कुछ दिन तो चला, और अभी ये हालत है कि वो कन्नौज का जो सबसे बड़ा ये रोज और ये गार्डन था केवड़े का, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म है, जल गया। इतना गंदा पानी, यानी कि वो कन्नौज का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट हम देख के आए थे, वो भी नहीं चलता है। अब आप किसको बताएंगे? हमारे देश में ट्रीटमेंट यही प्लांट चलते ही नहीं है। चलते ही नहीं है, बिल्कुल। और ये अगर मुझे एक घंटे की बिजली चली गई तो वो जो है बाईपास पानी हो जाता है। मतलब उसको बैकअप नहीं है। घरों में बैकअप है आपका, बड़ी बड़े टावर्स में देखिए बैकअप है कि जब जब भी जाता है तो लिफ्ट चलती है और इमरजेंसी लाइट रहती है। लेकिन गंगा जी में या नदियों के ऊपर ये क्या बैकअप नहीं दिया जा सकता है? आजकल इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, जब आप घरों में टावर्स में दे सकते सोलर हैं, सोलर प्लांट लगा के बैकअप दिया जा सकता है, बैकअप उसमें क्या। दिया जा सकता है। ले वही मैं बोल रही हूँ, अगर सोलर प्लांट लगा दिया तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को ब्राइब कौन देगा? जो ये आपने आपने जो कन्नौज का उदाहरण दिया कि भाई वहाँ जो ट्रीटमेंट के बावजूद, चूंकि ट्रीटमेंट प्लांट चलता नहीं है, और उस पानी से गुलाब और केवड़ा, इसकी खेती नष्ट हो गई। तो ये खत्म हो तो गया पूरा। हमारे इसीलिए कानपुर का सबसे बड़ा ये इत्र और जो बनाते थे कन्नौज रोज का। का, वो शायद विदेशों में भी जाता था और उसको खत्म कर दिया गया। नहीं, अभी तो वो मैं आपको ये कह रहा था कि जो ये लोग सुझाव वैज्ञानिक देते हैं कि जो सीवेज का ट्रीटेड वाटर जो है वो खेती के लिए दिया जाए, तो वो अपने आप में बहुत हानिकारक है। जो मैंने कानपुर में देखा, कानपुर में एक प्रस्ताव ये आया था कि भाई जो सीवेज का वाटर है, इसमें कुछ गंगा जल मिला के 20% या क्या गंगा जल मिला के और नहरों में डाला जाए, सिंचाई के काम आएगा। अब हुआ यह है कि गंगा जी का तो पानी है नहीं निर्मल वाला, तो शुद्ध सीवेज पानी ये वहां नहरों में डाल रहे हैं, तो पूरा जो डाउन स्ट्रीम है कानपुर के तमाम जो बड़ी आबादी है, वो उससे बहुत परेशान है। तमाम बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है। नहीं, तो देखिए लॉ बनाना बहुत जरूरी है। जीरो जीरो डिस्चार्ज, यानी कि जो भी डालता है तो उसको फाइन लगना और जेल जाना। जब तक नहीं होगा लोग डालते रहेंगे। जीरो डिस्चार्ज बहुत जरूरी ये है। तो ये सरकार डाल रही है मैडम, ये तो सरकार नहर में पानी सीवेज का डाल नहीं, करके। 7 IIT के कंसोर्टियम में बनाया गया है और दिया गया है, और ये पार्लियामेंट में है। हमारा जो रेजोल्यूशंस हैं वो पार्लियामेंट में है। अभी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन सरकार करेगी, वो प्रश्न उठता है कि किस तरह से
इसको जो एक्ट है उसको बनाया जाए और इसकी संरक्षण किया जाए। अब मैं तो मोदी जी से निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि मोदी जी इस संज्ञान को लीजिए कि रिवर एक्ट बनाइए कि कोई भी उस नदी में किसी तरह का सिटी वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों को ही रोका जाए, ट्रीट किया जाए और उसको खेतों में यूज किया जाए। और ये भी कि गंगा जी से जो सिंचाई के लिए या पीने के लिए उतना ही पानी निकाला जाए कि गंगा जी का अपना फ्लो, गंगा जी के पानी गंगा जी में एडिक्वेट फ्लो जो है, एडिक्वेट फ्लो बराबर बना रहना चाहिए 12 महीना। ये सीजनल रिवर नहीं है, ये हमारी जो है ग्लेशियर से निकली हुई है और ये पूरा अगर फ्लो बराबर रहेगा तो वो अपने आप में ही स्वच्छ होती जाएगी। उसको स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं डाला जाए और सिटी का वेस्ट नहीं डाला जाए, बाकी जो है वो गंगा अपने आप को संभाल लेगी। सारी नदियों में खुद की क्षमता होती है साफ करने की, सिर्फ केमिकल साफ नहीं कर सकते। नहीं तो मेरा ये कहना है कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जितनी भी आबादी है गंगा के किनारे, सबका हक है गंगा और यमुना के साफ पानी पे, लेकिन वो नरोरा के बाद तो हमें मिलता नहीं है, न यमुना में न गंगा में। हाँ, तो वो डैम के कारण रोक लिया गया है सारा। यहाँ जितने भी डैम देखिए, विदेशों में डैम लोगों ने तोड़ दिए हैं, डिकमीशन किए हैं, और हमारे यहाँ कब होगा मालूम नहीं। नहीं तो आपको लगता है साइंटिफिकली कि टेहरी बैराज से लेके फरक्का बैराज तक हमें डिसमेंटल या डिकमीशन कर देना चाहिए? देखिए, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो प्रकृति खुद कर लेगी, क्योंकि जिस तरह का प्रकृति ने इस समय उनका रौद्र रूप ले लिया है, तो आने वाले समय में प्रकृति क्योंकि कोई भी आप किसी की भी जमीन पर अधिकार करेंगे, अतिक्रमण करेंगे और उस पर दोहन शोषण करेंगे तो कोई छोड़ता नहीं है। तो अभी प्रकृति ने रौद्र रूप रख लिया है। हर साल मैं देख रही हूँ हिमाचल और उत्तराखंड में कभी बादल फट रहा है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी धरती फट रही है, और इसके बावजूद भी सुधार नहीं होता है। फिर भी केदारनाथ और बद्रीनाथ में 5 स्टार होटल बनाते चले जा रहे हैं। तो आपका फाइनल कमेंट क्या है कि गंगा जी को कैसे हम साफ सुथरी, स्वच्छ और पवित्र रख सकते हैं? देखिए, ये तो हमने लिख ही दिया है कि एक्ट बनाना चाहिए, और दूसरा है ये हमारी जो नेशनल हेरिटेज, गंगा जो है ये हिमाचल और ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, तपोभूमि है। इसे राष्ट्रीय धरोहर की जैसे एक हेरिटेज के रूप में देखा जाए, और इसमें बिल्कुल सिर्फ इको फ्रेंडली आप कॉटेजेस बना सकते थे, इको फ्रेंडली आप रिसोर्ट बना सकते थे। आपको जरूरत नहीं 5 स्टार ये होटल बनाने की या ईंट गारा लेके जाने की ऊपर, और इसे तपोभूमि रहने दें तो हिमाचल और उत्तराखंड बच सकता है। और अगर आपने इसे ये टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश की तो शायद ना तो ये उत्तराखंड बचेगा ना हिमाचल बचेगा। आप समाज से क्या कहना चाहेंगे जो गंगा जी के करोड़ों भक्त हैं और अभी जुटेंगे, हर साल जाते हैं नहाने के लिए, अपना मैल धोने के लिए? सुधर जाए। अगर जो विश्वास करते हैं हिंदू धर्म में, जो विश्वास करते हैं हमारी सनातन धर्म में, हमारी आस्था में, मैं उनसे यही कहूंगी सबसे बड़ा धर्म है कि पर्यावरण रक्षक बन जाइए, यानी कि अपने प्राणवायु को बचाइए, अपने धरोहर को बचाइए। गंगा हमारी धरोहर है, गंगा माँ कहते हैं, तो उस माँ को बचाइए, उस पर अतिक्रमण, दोहन और शोषण बंद करिए। सबसे बड़ा धर्म, आस्था और शायद सनातन धर्म में सबसे बड़ी चीज यही कही जाएगी और यही मान्यता है कि हम
गंगा के कृष्ण ने भी कहा है गंगा में मैं, नदियों में मैं गंगा हूँ। तो जो कृष्ण को मानते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, या जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सबसे यही है कि वो इस कार्य के लिए आगे आए और इन नदियों को, सारी नदियां, हमारी 7 नदियों को देवी माना गया है, आप बचाइए। और ये धरोहर इसलिए है कि आपकी प्राणों की रक्षा करते हैं, आपको पानी देते हैं, जल, जिसके बगैर आप 1 मिनट या कितने दिन रह लेंगे, 10-15 दिन रह लेंगे ना, जीवित नहीं रह सकेंगे। साधारण लोग तो 4 घंटे में मर जाएंगे। तो अपनी प्राण वायु यानी कि आप हवा को भी बचाएंगे, पानी को भी बचाएंगे और खाना, ये तीनों चीजें जो है ये इससे जुड़ी हुई हैं। और मैं आज एक बात और कहूंगी कि जिस तरह से वृक्षारोपण, वृक्ष जो है आज, क्योंकि आप प्रदूषण को और किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं, वृक्षारोपण शुरू कर दीजिए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, जिसमें कार्बन माइथिन गैस जो है एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, जैसे विदेशों में लगाए हैं। इतने लगाइए कि आपका जो वायु है वो शुद्ध हो जाए। और पेड़ों से ही पानी भी शुद्ध होता है। बहुत से पेड़ हैं जो हमारे ट्रेडिशनल पेड़ हैं, जो ऋषियों के पेड़ बोले जाते हैं, अगर वो गंगा के किनारे, हम लोगों ने 2000 करोड़ इसलिए निकाला गया था कि हम लोग उमा भारती के टाइम पे बात हुई थी कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हम लोग पेड़ लगाएंगे नदी के आसपास। वो इसलिए कि अगर लगाएंगे पेड़ तो उससे काफी संरक्षक मिलेगा। तो अभी सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण करिए, धरती को भर दीजिए, तो आपको नदियां भी थोड़ी स्वच्छ हो जाएंगी और आपका प्राण वायु जो है वायु वो स्वच्छ हो जाएगा, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में किया गया है। और वहां ग्लेशियर रिवर्स नहीं है, ग्लेशियर लेक नहीं है बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जो सारा है वो वृक्षों के द्वारा ही आ रहा है। जितनी भी लेक में पानी है वृक्षों के द्वारा आ रही है, जितना भी पर्यावरण शुद्ध हुआ है वो सिर्फ वृक्षों के कारण। तो वृक्ष ही आपको अभी जीवन दे सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, जब तक आप बड़ा कदम नहीं उठाते हैं तब तक तो दूसरी बात है। जब तक सारे लोगों को मैं यही कहूंगी कि इतने पेड़ों से भर दीजिए नदियों के आसपास, और अपने खेतों में जितनी भी जगह है वो नदियों, ये पेड़ों से भर दीजिए, जिससे कि आपको संरक्षण मिलेगा। वो जो बारिश का पानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमा जी, आपने ये कहा बहुत कि बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे गंगा और जो ये नदियां हैं इनमें हमें अपनी गंदगी नहीं डालनी चाहिए, चाहे इंडस्ट्रियल या सीवेज। दूसरे, मिनिमम फ्लो गंगा में बना रहना चाहिए। और तीसरे, पूरे गंगा बेसिन में पेड़ हमें बड़ी संख्या में लगानी चाहिए। आपके बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया बात करने के लिए, शुक्रिया।